टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी वन से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है। इस दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। हर प्रोग्राम की तरह आज भी एक खूबसूरत, दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मौजू आपके सामने रखने से पहले इसका जो मरकज़ी ख़्याल है वो आपके सामने पेश करूँगा कि एक आदत है, एक रिवाज है, एक सोच है कि बंदा जब जवान होने लगता है तो मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद हो जाता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो अपने साथ साथ अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र उसे खाई जा रही होती है। सोचता है जवानी में कि तालीम किस तरह की हासिल करूँ, रोज़गार कैसा होना चाहिए, बाप दादा की बिज़नेस को या कारोबार को आगे बढ़ाना है, या अच्छी कंपनी में कोई मुस्तकिल जॉब तलाश करनी है तो इसके लिए क्या ऐसे काम मैं करूं कि जिसकी वजह से मुझे अच्छी तनख्वाह मिल सके। तालीम के मामले में भी कैरियर गाइडेंस के लोगों से या इसके एक्सपर्ट से पूछता रहता है बंदा कि मैं कौन सा कैरियर इख्तियार करूं, मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर कहाँ कहाँ सफ़र करने में मुझे एक बेहतरीन तालीम मैसर आ सकती है। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ को भूल रहे हैं, वो चीज़ है सेहत। यानी मुस्तक़बिल में जहाँ या मुस्तक़बिल के लिए जहाँ हम तालीम और रोज़गार को पेश नज़र रखते हैं, वहाँ ये भी देखना है कि मेरे और मेरे बच्चों की सेहत मुस्तक़बिल में कैसी होगी। या हमारे मुस्तक़बिल का दारोमदार यूँ कह लीजिए कि सेहत पर ज़्यादा उसका इन्हिसार है, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है वो यकीनन इस बारे में सोचें कि जब वो अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में कोई प्लान करते हैं तो तालीम और रोज़गार के साथ साथ ये भी मनसूबाबंदी में शामिल होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी सेहत कैसे दी जा सकती है। तो आज हमारा मौजू है सेहत और हमारा मुस्तक़बिल। इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए मेरे साथ 4 मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं। बाएं हाथ में मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं और बच्चों के अमराज के माहिर भी हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर आतिफ़ सईद अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाइन के साथ मौजूद है एक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हमारे मोहतरम डॉक्टर फ़ाहद खान साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ़ लाते हैं हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में। दाएँ हाथ पर मौजूद है मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा क़ाज़ी अहमद नूरानी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद है अल्लामा तलहा हैदरी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। पोलियो हो या कोई ऐसा मर्ज़ जो हमारे बच्चों को लाहक हो जाए तो उनकी ज़िंदगी संवरने के बजाय बिगड़ जाती है, और पोलियो तो एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल को सेहत के हवाले से इतना मुतासिर करता है कि बच्चे माजूर हो जाते हैं। तो फोकस हम पोलियो को करेंगे और गुफ्तगू सेहत के पूरे इस मामले को करेंगे जो हमारे मुस्तक़बिल का प्लान होना चाहिए। डॉक्टर आतिफ़ साहब, ये बताएं कि इम्यून सिस्टम पर आप लोग बहुत ज़ोर देते हैं, तो ये बताएं कि बंदा बॉडी बिल्डिंग करे और मोटा होने के लिए, ताकतवर होने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ या चीज़ें इख्तियार करे, यही इम्यून सिस्टम है? ये उसकी डेफिनेशन अलग है और बज़ाहिर ताकत जो है वो अलग है। पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, और जो आपने पोलियो के हवाले से जो आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो भी अपनी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बच्चों की ज़िंदगी का बड़ा अहम जो है आंसर आता है कि अगर बच्चे सेहतमंद होंगे तो इम्यून सिस्टम की जब आपने बात की तो असल में आपकी इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए आपकी बॉडी के साथ साथ आपकी माइंड भी एक्टिव होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। और इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने के लिए आपकी जहाँ तक फिज़िकल आपको एक्टिविटी करनी है, अपनी डाइट का ख्याल करना है, अपने आप को आपने एक्टिव रखना है, उसके साथ साथ आपके जो मेंटल हेल्थ है उसको भी आपने ऑप्टिमम लेवल पे रखना होता है, क्योंकि एक सेहतमंद जहन ही एक सेहतमंद जिस्म की वजह बनता है। तो ये जो इम्यून सिस्टम है उसके तरफ से, जैसे आजकल कोविड का जो मैं जिक्र करूँगा कि कोविड में भी जो इम्यून सिस्टम की बात होती है, और उसके लिए भी जिन पेशेंट्स के को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाती है कोविड पॉजिटिव होने की वजह से, उनमें अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से उन पे उसका असर ज़्यादा हो जाता है। सही। इसी तरह से पोलियो के हवाले से भी अगर है कि पोलियो अगर किसी को अगर अटैक करता है और अटैक करने के बाद वो अगर मेंटली तौर पे अगर वो अपसेट नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा काम कर रहा है,
तो फिर अल्टीमेटली वो बेहतर तरीके से उसके साथ फाइट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ चूँकि बच्चों की बात आती है और बच्चों का इम्यून सिस्टम बड़ों के मुकाबले में वैसे ही स्ट्रांग होता है, और आजकल कोविड में भी अगर आप देखें तो बच्चे हालांकि कोविड के वायरस से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का इतना ख्याल नहीं होता, घर से बाहर भी ज़्यादा वो जाते हैं, फिर घर पे भी आते हैं, तो फिर वो अल्टीमेटली उनका चूँकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, लिहाजा उनको वायरस का इफेक्ट अल्लाह करे मज़ीद कम हो, लेकिन अभी भी तकरीबन बच्चों में जिस तरह अफेक्ट होना चाहिए उस तरह नहीं है। सही। और पोलियो के हवाले से जो आपने बात की, तो पोलियो में भी यही है कि बच्चों पे इफेक्ट तो करता है, लेकिन अगर बच्चे की ग़िज़ा ऑप्टिमम है, वो बैलेंस डाइट अगर ले रहे हैं, सन से उनका एक्सपोजर अच्छा है, वो शाम को जाके अपनी एक्टिविटी करते हैं या एक तरह का जैसे खेल कूद में वो इन्वॉल्व हैं, तो अल्टीमेटली उन पे वायरस का इफेक्ट कम होता है। अच्छा, लेकिन अगर यही खेल कूद ऐसी जगह पर हो जहाँ पे सफाई का ख्याल ना रखा जाता हो, फिर पोलियो के चांसेस बढ़ जाते? जी, पानी से इसका बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि जो पोलियो वायरस होता है ये पीने के पानी से फैलता है, तो लिहाजा इसके लिए इफ़ेक्टिव वाटर सप्लाई, जो क्लीन वाटर हो वो होना चाहिए, और सैनिटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, और जिन इलाकों में चूँकि ये वायरस जो होता है ये आंतों के ज़रिए फैलता है, और जब जो इफ़ेक्टेड पेशेंट होता है तो जब वो स्टूल पास करता है तो उसके स्टूल के ज़रिए जो है ये वायरस पानी के साथ कॉन्टामिनेट होता है, और वो अगर पानी फिर कोई भी पिएगा तो अल्टीमेटली उसके जिस्म में वायरस दाखिल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इसके लिए प्योर वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर होना चाहिए, और जो फुजला है, जो एक्सक्रीटा हमारा है, जो स्टूल है, वो प्रॉपर तरीके से अगर डिस्पोज हो तो बहुत हद तक हम इसकी प्रिवेंशन में इससे मदद ले सकते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर फाज साहब, ये जो सफाई से रिलेटेड बात की, तो ये स्टूल का सही तरीके से जो है डिस्पोज ऑफ ना होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो ये जानवरों के फजले से भी इसका पोलियो का फैलाव हो सकता है, या ये इंसानी फजले की बात हो रही है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, और दिली खुशी होती है कि आप बार बार अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाते हैं, और कई मौके पर पोलियो जैसी बीमारी, मूजी बीमारी जो पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है, उस पर बात हुई है। तो चूँकि डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इसका इब्तिदाइया किया और बताया कि पोलियो एक ऐसा वायरस है जो फुजलात के ज़रिए आपकी इंसानी आंत में जाकर मुख्तलिफ़ नसों को जो मुतासिर करता है। तमाम नाजरीन को, सुनने वालों को ये भी पता होना चाहिए कि ये वायरस तकरीबन 95% केसेस में जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि इसके आसार और अलामात नहीं होती हैं। 5% लोग जो हैं आसार और अलामात के साथ आते हैं, जिसमें जहनी और जिस्मानी माजूरी के साथ लोग आगे जाकर मज़ीद पेचीदा होकर इंतकाल फरमा जाते हैं। तो पोलियो का जो वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानी फजलात के ज़रिए ही मुमकिन है एक इंसान से दूसरे इंसान में। चूँकि पाकिस्तान में कई मसाइल हैं, सेहत का मसला सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि सेहतमंद मुआशरा जहाँ भी होगा तरक्की आपके सामने होती है, एक रोशन मुस्तकबिल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान सफ़े अव्वल ममालिक में शामिल है अफ़गानिस्तान के साथ, जहाँ अभी भी दिसंबर के महीने में 80 से ज़ायद केसेस पोलियो के रजिस्टर्ड हुए हैं, और जिसमें सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं आपको नज़र आते हैं, फिर पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का नंबर आता है। तो वजह यह है कि आपको कराची में स्पेशली अगर बात करें तो कराची में सेहत आमा का जो मसला है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रॉपर जो है यहाँ कचरे का डिस्पोजेबल नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर में भी कई वायरसेस मौजूद हैं। पोलियो के अलावा भी अगर हम देखें तो ऐसे बैक्टीरियाज़ और फंगस मौजूद हैं जो कई बीमारियों का बाइस बनते हैं, और इंसानी जान ज़ाया होने का ख़दशा होता है। तो आपका जहाँ तक सवाल है उसका जवाब ये है कि ये वायरस ऐसा वायरस है जो कि ना सिर्फ इंसानी बल्कि इस पे ये भी तहकीक सामने आई है कि जानवरों के फजलात में भी ये पाया जाता है। अच्छा। लेकिन चूँकि इसका एक ख़ास टेम्परेचर होता है, एक ख़ास इन्वायरमेंट होता है, तो अभी भी जो तहकीकात और जो नए जरीदे आए हैं उसके मुताबिक इंसानी फजलात से निकलने वाला अगर कोई पोलियो का शिकार है तो वो दूसरे इंसानों को मुतासिर करता है। अच्छा, मैंने एक सवाल किया था डॉक्टर साहब से, वो आपकी तरफ ही उस सवाल को लाता हूँ कि ये जो बज़ाहिर ताकत होती है जिस्म का स्टील बॉडी बना लेना, जिसका जिस्म इस तरह से मजबूत हो, कहा जा सकता है कि इसके इम्यून सिस्टम यानी बीमारियों से बचने की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी मजबूत होगी, ये एक अलग ताकत का जिक्र हो रहा है और इम्यून सिस्टम एक अलग ताकत का जिक्र है? दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। अच्छा।
जहाँ तक ताल्लुक़ है एक जवान और एक ख़ूबसूरत और जिसे कहते हैं मज़बूत जिस्म की, तो उसका इम्यून सिस्टम या मुदाफ़ियाती अमल उतने ही ज़्यादा मज़बूत होता है। खुदा ताला की तरफ से दी हुई ये एक नेमत है कि एक ऐसा डिफेंसिव सिस्टम है जो कि हर तरह के वायरसेस बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव होता है, मौसर हिकमत अमली होती है। तो वो लोग जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर होते हैं किसी भी वजह से, पैदाइशी तौर पर या आगे जाके कई बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो उनके जिस्म में ये सेल्स जो कि आपके डिफरेंट डिफेंसिव सेल्स होते हैं वो इन वायरसेस और बैक्टीरियाज़ के ख़िलाफ़ मौसर तौर पर अमल नहीं कर पाते और वो लोग हमेशा बीमार रहते हैं। सो इसी तरह जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो तमाम बीमारियों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर रहा होता है, मौसर तरीके से जो है मुख्तलिफ़ जरासीम के ख़िलाफ़ काम करता है, जिसके नतीजे में बीमारी उनसे दूर रहती है। तो जिस्मानी तौर पर अगर एक इंसान मज़बूत है तो मुदाफ़ियती अमल भी उसका उतने ही ज़्यादा मज़बूत होगा। यही कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, वर्जिश करेंगे हफ़्ते में 3 दफ़ा 30 से 40 मिनट की, तो उससे आपके खून में रवानी रहेगी, और जब खून में रवानी रहती है तो आपका मुदाफ़ियती अमल भी उतना ही ज़्यादा मज़बूत रहता है और आप कई बीमारियों से दूर रहते हैं। बहुत खूब। तो चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम दोनों मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम से भी गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर साहिबान भी मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है जुमा मुबारक के साथ, और सेहत और हमारा मुस्तक़बिल इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा, अल्लामा काज़ी नूरानी साहब ये बताएं, पोलियो के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, उलमाए कराम या दीनदार तबका क्या हेल्प कर सकता है इस मुहिम में या अवेयरनेस में, या हुकूमत की या जो तिब्बी माहिरीन हैं इनकी, या आवाम को किस तरह से समझा सकते हैं कि पोलियो के क़तरे पिलाना नहायत ज़रूरी है, यही आपका मुस्तक़बिल है, चूँकि सेहत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, क्या हम बीमारी की सूरत में दवा लिया करें? आपने फरमाया ज़रूर लिया करो, इसलिए कि अल्लाह ने जो मर्ज़ पैदा किया है उसका इलाज भी पैदा किया है। मालूम ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि जब भी किसी मर्ज़ का ख़तरा लाहक हो या वो मर्ज़ लाहक हो जाए तो उसके इलाज पर तवज्जो की जाए। अब पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जिसका एक सबसे बड़ा असर ये होता है कि वो इंसान को माजूर कर देता है, ज़िंदगी भर की माजूरी है, और उसके जो दीगर असरात हैं वो अपनी जगह पे हैं कि बाज़ उसके मामलात में इंसान की मौत भी वाक़ होती है। तो जब एक मर्ज़ का पेशगी इलाज मौजूद है कि एक दवा को इस्तेमाल करके, एक वैक्सीन को इस्तेमाल करके वो डोज लेके आप अपनी आने वाली नस्ल को सेहत दे सकते हैं, तो लाजमी उसमें आपने शरीक होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जब आपके दरवाजे तक वो दवा पहुंच रही है बग़ैर किसी काविश के आपके, तो फिर तो आपको उसे नेमत गैर मुतराक़िबा समझना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा दीनी तबका इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर रखता है, लोगों को एहसास दिलाता है, और ये इसी की वजह से हुआ कि बहुत हद तक हमने काबू पा लिया। जहाँ जहाँ अभी तक काबू नहीं पाया गया वहाँ गलत रिवायात बाज़ मौजूद हैं, और उन रिवायात को भी हमें तोड़ना चाहिए। जो बाज़ ऐसी गुफ्तगू करने वाले अफराद हैं कि नहीं जनाब इस दवा के मनफी असरात हैं, कोई और मामलात हैं, ऐसा कोई नहीं है। जब तिब्बी माहिरीन कह रहे हैं कि जनाब ये दवा आपके आने वाली नस्लों को पोलियो से महफूज कर सकती है, तो हमें इस दवा को इस्तेमाल करवाना चाहिए। उन इदारों की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो इन दवाओं को आवाम तक पहुँचा रहे हैं, और मुकम्मल उस पर अपना ताउन डालना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें इस मूसी मर्ज़ से बच सकें। क्या बात है। अच्छा तलहा हदीस साहब, हमारे यहाँ एक मतलब ये कि रिवायत बन गई है कि लोग मजहबी तबके के पास आते हैं शॉर्टकट्स के लिए, यानी कि लंबा इलाज या लंबी तहकीक, लंबा ख्याल रखना, लंबी परहेज़ के बजाय कहते हैं हज़रत को वजीफ़ा दे दें, कोई पानी पे दम कर दें, कोई तावीज़ दे दें। पोलियो के हवाले से या इस तरह के जो अमराज़ हैं जो बच्चों में पेवस्त हो जाते हैं, सरायत कर जाते हैं, लग जाते हैं, और वालिदैन जो है उसको तवज्जो नहीं देते, आप क्या इलाज तजवीज़ करेंगे कि वज़ाइफ काफ़ी हैं?
یا علاج بھی کروائیں، احتیاط بھی کریں، قطرے بھی پلائیں، پھر وظیفہ ہے، کوئی آیت ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو پڑھ کے اللہ کے نام ہے کہ جس سے بچوں کے مستقبل کو صحت کے حوالے سے ہم روشن کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے تو شبیر بھائی میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ٹی وی ون کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ الحمدللہ بہت عزت دیتے ہیں اور اکثر و بیشتر اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں، اور بالخصوص اتنے حساس موضوع پر کہ ایک ایسا وائرس جو پاکستان میں وائرل ہو رہا ہے، اس کی احتیاطی تدابیر کی بھی جا رہی ہیں، لیکن یہ ابھی تک پولیو مکمل فری طور پہ ختم ملک نہیں بن سکا۔ حالانکہ دیگر ممالک جو ہیں پولیو فری ہیں، لیکن یہاں پر ابھی بھی یہ مرض موجود ہے، اور اطباء حضرات بھی، علماء بھی اپنا جو فریضہ ہے وہ انجام دے رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے اس کو ابھی تک کامل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ صرف دعا اور تعویذ سے ہی اس مسئلے کو حل کیا جائے یا دیگر جو اس کا ایک ماہرانہ علاج موجود ہے یا ویکسینیشن موجود ہے، تو ہمیں اس کی طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ قرآن و سنت میں دونوں چیزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دوا کے ذریعے بھی اس کا علاج کریں، جس طرح کہ روایت حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاضی صاحب نے پیش کی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے دوا پیدا نہ کی ہو، بلکہ ایک مقام پر تو یہاں تک میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے علاج اتارا، اس کی دوا اتاری، اس کے بعد بیماری کو نازل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے، اطباء کی طرف بھی جانا چاہیے، اور ویکسینیشن جو ہے اگر اس کی موجود ہے تو ہمیں اس کی طرف بھی بڑھنا چاہیے۔ صرف علاج ہی، صرف دوا، درود ہی، دم اور درود ہی کافی نہیں، اس کی طرف بھی بڑھیں، ذکر و اذکار بھی کریں، قرآنی آیت بھی پڑھیں، قرآن شریف سے بھی اس کا علاج کرائیں، لیکن ہم ڈاکٹرز کی طرف بھی رجوع کریں، ویکسینیشن کی طرف بھی رجوع کریں۔ بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہجرت کے موقع پر جب ہجرت کر کے آئے تو سرکار علیہ السلام کھجور تناول فرما رہے تھے۔ اچھا، تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے اٹھا کر کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ آپ کو آشوب چشم تھا، آنکھیں دکھ رہی تھی، بیماری تھی، تو یہ بھی ایک وائرس ہے، پھیلتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے حضرت صہیب سے فرمایا کہ صہیب، تمہاری آنکھیں دکھتی ہیں پھر بھی تم کھجور کھا رہے ہو، تمہیں تو احتیاط کرنی چاہیے تھی، اچھا، تمہیں تو اس سے رکنا چاہیے تھا، باز رہنا چاہیے تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات ہماری یہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ ہمیں پرہیز بھی کرنا چاہیے، احتیاط بھی برتنی چاہیے، دوا کے ذریعے بھی علاج کرانا چاہیے، اور پھر دعا کے ذریعے بھی علاج کرانا چاہیے۔ ایکسٹریمسٹ کسی بھی معاملے میں نہ ہو کہ جی صرف دوا کو دیکھیں گے تو دعا کو چھوڑ دیں گے، یہ بھی نقصان دہ، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ صرف ہم دعا کی طرف جائیں گے اور جو علاج موجود ہے، ماہرین اطباء کہہ رہے ہیں، اس سے اگر ہم صرف نظر ہوں گے، روگردانی کریں گے، تو بھی ہم نقصان اٹھائیں گے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر عاطف صاحب، یہ بتائیں کہ کس طرح گائیڈ کریں والدین کو، کس عمر کے بچے کو یہ معذوری پیش آ سکتی ہے، یا کون سی ایسی عمر ہے کہ اس وقت تک آپ احتیاط کر لیں پھر وہ سیف زون میں ہے؟ عمر کا کتنا تعلق ہے؟ دیکھیے، پولیو جو وائرس ہے یہ عام طور پہ کسی بھی عمر کے بچے کو بھی اور بڑے کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے عمر کی تو کوئی ایسا قید نہیں ہے۔ تو وائرس ہے جو واٹر کی کنٹامنیشن سے، جیسے ہم نے ذکر کیا، آپ کے کھانے کی چیزوں کے ذریعے، آپ کے فوڈ کے ذریعے، آپ کے پینے کے پانی کے ذریعے آپ کے جسم میں جا سکتا ہے، اور آنتوں میں پھر اس کی افزائش ہوتی ہے، پھر آپ کی بلڈ میں جا کے یہ برین کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے، اور آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے اور جو حرام مغز ہے، اس کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے۔ تو عمر کی ایسا کوئی قید نہیں ہے۔ ہمیں اوور آل جو ہے اس کو بچنے کے لیے جو ہے حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ واٹر جو ہو سیف واٹر، ڈرنکنگ واٹر ہو، فوڈ جو ہو وہ ہم پراپر وے میں کوک کی ہوئی فوڈ ہو، کچی فوڈ نہ ہو، اس کو پراپر طریقے سے، سبزیاں ہیں یا گوشت ہیں ان کو پراپر طریقے سے واش کر کے ان کو استعمال کریں، اور اس کے بعد میں جو غذا جب آپ کھائیں تو اس کے ساتھ میں ایک اچھی مقدار میں پانی کا استعمال بھی کریں، کیونکہ پانی ہمارے جسم کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارے بہت سارے جو بیکٹیریاز ہیں، وائرس ہیں جو ہمارے جسم میں انٹر ہوتے ہیں، تو الٹیمیٹلی ہمارے جسم میں انٹر ہونے کے بعد جب زیادہ پانی پیتے ہیں تو پیشاب کے ذریعے، ہمارے پسینے کے ذریعے، اور جو جسم کی دوسری سطح پہ ہوتی ہے ان کے ذریعے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ تو بچوں کو تو ہم پولیو کے قطرے پلا دیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یا فرما رہے ہیں کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، تو پھر کیا 20-22 سال تک کے عمر کے لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ یہ وائرس، جب کوئی بھی وائرس جب آپ کے جسم میں ایک دفعہ انٹر ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ میں آپ کے جسم میں ایک اینٹی باڈیز بن جاتی ہے، امیون سسٹم کا جس کا آپ نے ذکر کیا،
वो इम्यून सिस्टम ऑलरेडी उसके अंदर एक्टिव हुआ होता है, फिर वो उस उम्र में जाके, बड़ी उम्र में जाके वायरस आपको इफेक्ट नहीं करता। अगर आपके जिस्म में वो खुदा न खासा वायरस चला भी जाएगा बड़ी उम्र में, अगर अडल्टहुड में, तो इतना ही अच्छा इम्यून सिस्टम भी मौजूद होगा। हाँ उसका सिस्टम चूँकि मुदाफ़ाती निज़ाम होगा। मुदाफ़ाती निज़ाम होता है जिसम में। अगर बचपन में किसी को अगर एक दफ़ा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और चीज़ को ज़रा बता दूँ कि वायरस जब जिस्म में इंटर होता है तो उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती हैं, और फिर आपका जिस्म आइंदा के लिए उस वायरस से सेफ़ हो जाता है। तो बड़ों में ऑलरेडी उनके जिस्म में जो है एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं जो कि उसको वायरस के अटैक से बचाती हैं। लेकिन बचपन में ऐसा होता है कि जब बचपन का जब स्टेज होती है तो इसीलिए पोलियो के कतरे 5 साल की उम्र तक या 6 साल की उम्र तक जो है पढ़ाई जाती हैं। उससे जो न्यू बॉर्न से आजकल शुरू करें, जो हमारा EPI जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है, जो घरों में, जैसे मौलाना साहब ने जिक्र किया कि घर पे लोग जब आपके खुद से जो मेडिसिन आपके घर पे आ रही है, वैक्सीन घर पे आ रही है, तो हमें उससे फ़ायदा उठा सकती है। तो चूँकि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, लिहाजा फिर उसको वायरस का इफेक्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो वो एक एबॉटिव इलनेस हम कहते हैं, हल्का सा फीवर होगा, ज़ुकाम होगा, खांसी होगी, उसके बाद वो वायरस आपके जिस्म से खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। यानी ऐसी मिसालें मौजूद नहीं हैं कि 20-22 साल के बाद किसी को पोलियो ने ऐसा असर डाला हो उसके जिस्म पर कि वो माजूर हो गया हो? है ऐसी मिसालें? बिल्कुल है जी, होता है। अडल्टहुड में भी जो है पोलियो वायरस का इफेक्ट हो सकता है, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि उनके बॉडी में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम उनका एक्टिव होता है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं, और उनको जिस्मानी माजूरी आमतौर पर नहीं होती है, और क्योंकि वो उनके इम्यून सिस्टम की एक्टिव होने की वजह से उनकी बॉडी जो है उस इन्फेक्शन से सेव हो जाती है। अच्छा डॉक्टर फाज ये बताएं कि ये जो पोलियो के कतरे पिलाने वाले घरों पे आती हैं हेल्थ वर्कर्स, ये हर महीने में 2-3 दफ़ा आ जाते हैं। अब बच्चे को हमने 2 तारीख को अगर कतरे पिलाए हैं तो वो 12 तारीख को फिर आ गए, फिर 22 तारीख को फिर आ गए, फिर 29 तारीख को फिर आ गए। तो इस तरह 3-4 दफ़ा पिला दें तो प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनको अब हमें समझाना पड़ता है कि अभी तो पिलाया था? इसका क्या ख्याल है? जी, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है जी, और अक्सर और बेशतर ये लोग जो हैं इसका सामना भी करते हैं। लेकिन एक रजिस्ट्री जो है वो फॉर्म होती है, यानी मतलब ये है कि एक रजिस्टर होता है कि हमने इस घर को इतने बच्चों को हमने कतरा पिलाया, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है जब आते हैं तो वो या तो पूछ लेते हैं या तो उनके घर के सामने क्रॉस का निशान कर देते हैं कि यहाँ बच्चे मौजूद नहीं हैं, या अगर बच्चे हैं तो वो ऑलरेडी पोलियो की कतरे पी चुके हैं। इसमें वालिदैन का इश्तराक और ताउन बहुत ज़रूरी होता है पोलियो के वर्कर्स के साथ, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 लाख पोलियो वर्कर टीम बड़ी मौसर अंदाज से, ये दुनिया की सबसे बड़ी वर्कर्स हैं जो कि पोलियो के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और एक अदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन ये 2.5 से 3 लाख लोग 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो जैसी मूजी बीमारी से बचा रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप बच्चों को कतरे पिला चुके हैं तो नेक्स्ट टाइम पिलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पोलियो वैक्सीन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि इसका असर कई सालों तक रहता है। एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, नुकसान है? अगर नुकसान इसमें तो नहीं है, आप पिला सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती भी जो है वो नुकसान का बायस बनती है। क्योंकि अगर आप देखें तो एक छोटी सी गोली, आप पैरासीटामोल ले लीजिए जो बुखार के लिए होती है, अगर आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करेंगे तो वो जहर बन जाएगी, अगर वो मुतदिल अंदाज से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए दवा का असर रखती है। तो इसी तरह वैक्सीनेशन भी एक तरह की दवा होती है जो कि वायरसेस के ख़िलाफ़ जो है तकरीबन 70 से 90% केसेस में वह एक तरह की शील्ड का किरदार अदा करती है। तो यही एक चीज़ है कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वालिदैन पोलियो वर्कर्स के साथ ज़रूर ताउन करें, क्योंकि ये भी एक ऐसे लोग हैं जो अपने घर बार को छोड़कर दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए हम भी उनको कहें कि महीने में एक ही दफ़ा पिलवा रहे हैं। महीने में एक ही दफ़ा। ठीक है, चलिए आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के। वेलकम बैक, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जुमा मुबारक के साथ सेहत और हमारा मुस्तकबिल, इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा काज़ी नूरानी साहब ये बताएं कि क्या काम हम कर सकते हैं पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में, मिंबर रसूल से, मसाजिद से, मदारिस से, गुफ्तगू से, महफिल के ज़रिए, मजालिस के ज़रिए, इज्तिमात के ज़रिए, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है जो शरीयत के दायरे में रहना चाहता है, हर चीज़ को उस दायरे
یا اس پیمانے کے طور پر لیتا ہے، تو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ شریعت سے نہیں ٹکراتی اور یہ پولیو کے قطرے پلانے چاہیے؟ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، اور پاکستان کی عوام کی مزاج میں بات شامل ہے کہ وہ مذہبی رہنماؤں کی بات پر توجہ بھی کرتے ہیں اور اس بات پہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ممبر و محراب ایک اتنی مؤثر آواز ہے کہ وہ ہر ایک شخص تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو آگاہ کریں کہ ایک مرض کو جان بوجھ کر اپنے قریب کر لینا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اسلام ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی بھی شخص اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے، اور شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ کسی مرض کا علاج کیا جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جب بھی موقع میسر آئے، جب بھی ہمارے پاس ذرائع میسر ہوں، نہ صرف پولیو بلکہ ہر اس مرض سے بچانے کی کوشش کریں جس مرض کا علاج ہمارے سامنے موجود ہے، تو خصوصاً پولیو۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کل جیسے آج بھی جمعہ کا دن ہے، تو جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں یہ گفتگو ہونی چاہیے کہ جناب آپ اپنے بچوں کو پولیو کی ٹیموں سے تعاون فرمائیں، ان کے قطرے پلائیں۔ اس کے علاوہ بھی جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حفظان صحت کے اصول پر عمل کر سکتے ہیں، صفائی آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور اس طرف توجہ دلوائی جائے تو لوگ سمجھیں گے، جانیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث سلسلہ ہوگا۔ اچھا طلحہ عتیق صاحب، یہ بتائیں علامہ صاحب کہ لوگ دیسی ٹوٹکے بھی بہت استعمال کرتے ہیں، اور موذی مرض کے لیے بچپن میں جیسے ہمارے ہاں بچوں کو جب کنجیشن ہو جاتا تھا تو ایک لوبھان کی طرح جو ہے نا وہ دھونی جس کو کہتے ہیں وہ گھر میں دی جاتی تھی، اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اور آج کل جب یہ کرونا آ گیا تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں اگر وہی طریقے استعمال کیے جاتے تو یہ اس طرح سے آپ کو جو سانس پھول جاتا ہے یا سینہ جام ہو جاتا ہے اور کرونا ہو جاتا ہے تو یہ جراثیم کو ویسے ہی مار دیتا، اب سارے کے سارے اسٹیم لے رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں دیسی ٹوٹکے کارآمد ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے اور مختلف قسم کی شہد سے متعلق، کلونجی سے متعلق، بادام سے متعلق، مختلف سبزیوں سے متعلق چیزیں شیئر بھی کرتے ہوں گے اور آپ حضرات بھی بتاتے ہوں گے، تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر ہی یا دیسی علاج؟ دیکھیں، آپ نے جو پہلا مجھ سے سوال کیا تھا اس پروگرام میں، یہ بالکل اس سے کنیکٹڈ ہے کہ صرف دم درود کی طرف اگر بندہ آ جائے اور علاج معالجے کو چھوڑ دے، جو ماہرین کا طریقہ ہے، ویکسینیشن کو چھوڑ دے، میڈیسن یوز کرنا چھوڑ دے تو بھی نقصان اٹھائے گا۔ تو دیسی ٹوٹکے جو ہیں وہ ایک حد تک اثر انداز تو ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء نے کلونجی کے فوائد پر کتابیں لکھیں، شہد کے فوائد پر، اس کی شفا پر قرآن میں بھی ذکر لکھی، لیکن وہاں یہ عبارت ہمارے علماء نے اور بزرگوں نے ضرور لکھی کہ دیکھیں یہ ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے علاج ذکر کیے گئے، احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن جب بھی کوئی بندہ دیسی ٹوٹکا بھی استعمال کرنا چاہے تو اپنے فیملی فزیشین سے ضرور رابطہ کرے کہ یہ علاج جو میں کرنے لگا ہوں یہ میری باڈی کو افیکٹڈ تو کرے گا نہیں کرے گا، اس سے فائدہ ہوگا یا مجھے نقصان ہوگا۔ اگر آنکھیں بند کر کے آپ یوں چل پڑیں گے تو یہ فائدے کی وجہ نقصان اٹھا لیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کلونجی سے علاج کرتے ہیں تو کلونجی گرم ہے، ہر بندہ جو ہے گرم دوا کو اس کے جسم کو اثر انداز تو نہیں کر سکتی، نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، شفا بھی دے سکتی ہے۔ تو آپ دیسی ٹوٹکے ضرور استعمال کریں، لیکن ایک حد تک۔ اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان انتہائی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہر کام میں بہت ہی مؤثر ہے، خیر الامور اوسطها۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاموں میں سب سے بہترین طریقہ میانہ روی کو اختیار کرنا، نہ زیادتی ہو نہ زیادتی ہو نہ کمی۔ آپ علاج معالجے میں بھی میانہ روی کو اختیار کریں، آپ تعویذ وغیرہ میں بھی میانہ روی کو اختیار کریں، اور دیسی ٹوٹکوں میں بھی میانہ روی کو اختیار کریں، کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر عاطف صاحب یہ بتائیں کہ اگر یہ معاملہ پانی سے ریلیٹڈ ہے پولیو کا، کہ پانی کس طرح سے ہماری گلیوں میں، سڑکوں میں، پائپ لائنوں میں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، محلوں میں کس طرح سے اس کو یہ نکلتا ہے، گزرتا ہے، تو کیا پاکستان اتنا برا ہے اس حوالے سے کہ دنیا میں 2-3 ملکوں میں اس کا نام آ رہا ہے کہ یہاں سے پولیو ختم ہی نہیں ہو رہا؟ پانی کے معاملے میں اس کی شفافیت اور حفظان صحت کے اصولوں سے روگردانی کے معاملے پہ پاکستان اتنا برا ہو گیا کہ اس کا نام اب افغانستان اور 1-2 اور ممالک کے ساتھ آ رہا ہے، باقی پوری دنیا میں پانی کا معاملہ ٹھیک ہے، ایسا کہا جائے گا؟ اس کو ڈیفینیٹلی 100% اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو پانی ہے، پانی تو ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، اور ایک پانی کی افادیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور پانی سے نہ صرف جو ہے پولیو وائرس پھیلتا ہے، اس کے علاوہ ٹائیفائڈ ہے، ہیضہ ہے،
दूसरे कुछ अमराज हैं जो कि पेट के अमराज हैं, वो भी पानी से फैलते हैं। तो अगर पानी का जो है इस्तेमाल अगर प्रॉपर अगर हाइजीनिक पानी हमें अगर मिलेगा तो ना सिर्फ हम पोलियो वायरस से बच सकते हैं, इसके अलावा दूसरे जो है वायरस उनसे भी बच सकते हैं। अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या पानी ही एक फैक्टर है, आपके सवाल का मकसद में है ये है कि सिर्फ जो उसकी वजह से, तो इसका जवाब तो ना में होगा। सिर्फ पानी नहीं है, हमारा अपना जो बिहेवियर है, जो हमारा वैक्सीन की तरफ ना जाना, वो भी इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा करता है। अच्छा, साइकोलॉजिकली आप चूँकि एक्सपर्ट हैं इसके, क्या इम्पेक्ट डालता है पोलियो के कतरे ना पिलाने के बाद जो तब्दीली आती है बच्चे में, उसके जिस्म में, उसकी टांगों में जो माजूरी आती है, वो नफ्सियाती तौर पर कैसा कर देता है? देखिए, नफ्सियात के जैसे पहले मैंने कहा, जब अपने इम्यून सिस्टम से जैसे आपने शुरू किया था, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए आपका हेल्दी बॉडी के साथ हेल्दी माइंड होना भी ज़रूरी है। जब आपका माइंड हेल्दी होगा तो अल्टीमेटली आपकी इम्यून सिस्टम पे जो है इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो जब वायरस जब बॉडी को इफेक्ट करता है, तो अगर आप उससे स्ट्रेस में आ गए हैं, तो स्ट्रेस की वजह से अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम डेफिनेटली वीक होगा। जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो अल्टीमेटली जो वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो भी इन्हांस हो जाता है। तो आपको जो है वो मेंटली तौर पे भी अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं, आप अच्छी फूड लें, अपने माहौल को अच्छा रखें, अपने आप को जो है सोशल करें, क्योंकि सोशलाइजेशन हो गया है, आपकी बॉडी की एक्टिविटी होगी, ये सारे के सारे आपके इम्यून सिस्टम पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेकर आते हैं। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर फाद, ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज हमने थोड़ा सा इसको डिफरेंट किया, पानी को भी हमने साथ ऐड किया, फिर औराद व वज़ाइफ और देसी टोटकों को भी ऐड किया, फिर ये बार बार कतले पिलाने वाली जो चीज़ें इसको बोली। एक बात रह गई है वो, और इसके साथ आप अपना मैसेज कर दें कि मुस्तकिल तौर पर वो कौन सी बातें हैं, दवाइयाँ हैं या तरीक़ेकार है कि जिससे हम पोलियो जैसे अमराज से बच्चों को बचा सकते हैं, कतरे के अलावा भी कोई मुस्तकिल चीज़? बहुत अच्छा सवाल है, और एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी से कि पोलियो जैसी मूज़ी बीमारी मुफस्सिरीन और उलमाए दीन और डॉक्टर्स की एक मुश्तरका काविश से ख़त्म हो सकती है, और काफ़ी हद तक जो है हमने इसको कंट्रोल भी कर लिया। अगर आप कंपैरिजन की बात करें तो 2014 में यही पोलियो का मर्ज़ इंडिया जैसे ममालिक में पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा था, लेकिन उनकी एक बड़ी इफ़ेक्टिव टीम वर्किंग के ज़रिए उस बीमारी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ कई अवामिल और अनासर हैं, सियासत तौर पे भी और मजहबी तौर पे भी, और जहालत और मुफलिसी भी एक ऐसी फैक्टर है जो कि इस बीमारी को अभी भी इस मुल्क से मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं कर पाई है। तो TV1 की एक बहुत ख़ूबसूरत कोशिश रही है कि मुस्तकिल और तसलसल के साथ आपने पोलियो को कवर किया है, और गवर्नमेंट का भी एक काबिल सताइश एफ़र्ट्स हैं कि उन्होंने कई मीडिया ग्रुप्स के थ्रू पोलियो के प्रोग्राम्स को कवर भी किया है। तो मेरा ये एक पैगाम ये रहेगा कि तमाम वालिदैन से, और एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि 26 नवंबर को मेरे घर में भी विलादत हुई है बेटे की। अच्छा, तो मैं भी चाहूँगा कि पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाऊं, ताकि मैं दूसरों के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल बन सकूं, क्योंकि मैं कई प्रोग्राम्स कर चुका हूं। तो लोगों को भी ये सोचना समझना चाहिए कि हम भी, डॉक्टर्स भी जो हैं अपने बच्चों को जो है कतरे पिलाते हैं, ताकि इस मूज़ी बीमारी से मुस्तकिल तौर पर क्या करना चाहिए? मुस्तकिल तौर पर आपके पास वैक्सीनेशन ही जो है एक मरबूत एक हथियार है जो कि इस वायरस को ख़त्म कर सकता है। बाकी हमने इब्तिदाइया में भी और दौरान प्रोग्राम में भी ये बात की है कि एक प्रॉपर डिस्पोज़ल जो भी फजलात का है और एक क्लीन वाटर जो है वो होना बेहद ज़रूरी है, ताकि पोलियो और इस जैसी कई बीमारियों से मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके इस मुल्क से। पैगाम काजी साहब आप और तलहा साहब आप एक एक। मैं आपकी तवज्जो से पैगाम दूंगा कि इस बारे में बिल्कुल गफलत का मुजाहरा ना करें, और ये अज़्म कर लें कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल में हम पाकिस्तान को पोलियो फ्री पाकिस्तान बनाएंगे। तमाम तबकात ये अज़्म कर लें तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे। तलहा साहब, देखिए, मुस्तकिल तौर पर इस मर्ज़ से निजात हासिल करने के लिए जहाँ डॉक्टर्स उलमा अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ पर आवाम को भी, पब्लिक को भी मैं ये कहूँगा कि वताअवनु अलल बिर्रि, इस आयत पर अमल करें। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि भलाई में एक दूसरे के साथ माविन बन जाओ, ताउन करो। तो अगर कोई
فرد معاشرے کا اپنے بچوں کو ویکسینیشن کرا رہا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو بھی ترغیب دلائے، اپنے رشتہ داروں کو بھی ترغیب دلائے، 1 to 1 جا کے ان سے جا کے گفتگو کرے اور کہے کہ ہم نے ویکسینیشن کرائی ہے، اور جو اڑی اڑائی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں اس طرف کان نہ دھریں، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، ولا تجسسوا، ٹو میں نہ پڑو۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، تو لہٰذا آپ خود اگر ویکسینیشن کرا رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اظہار خیال کیا کہ میری یہاں ولادت ہوئی اور میں کراؤں گا، انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا، تو اسی طرح جو افراد اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرا رہے ہیں تو وہ جا کے اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں، احباب، ان کو بھی جا کر اویئرنیس دیں کہ جی آپ ویکسینیشن بھی کرائیں، صفائی کا بھی خیال رکھیں، اور جو دیگر احتیاطی تدابیر اس حوالے سے ہیں اس پر بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ جب ہر پاکستانی اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا، ٹی وی 1 تو یہ فرض ادا کر رہا ہے، علماء بھی آ رہے ہیں، ڈاکٹرز، لیکن ہر پاکستانی پاکستان سے اور اپنی اولاد سے اور قوم سے محبت کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے اس میں اپنا کردار ادا کرے گا تو انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آئے گا کہ ہمارا پاکستان بھی پولیو فری پاکستان بنے گا۔ بہت شکریہ آپ دونوں معزز علماء کرام کا اور دونوں محترم ڈاکٹر صاحبان کا۔ محترم ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور آج بھی ہم نے کوشش کی کہ اس پروگرام کے ذریعے یہ میسج جائے کہ جب ہم مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں اپنے حوالے سے بالعموم اور اپنے بچوں کے حوالے سے بالخصوص، اس میں صحت کو ایک مرکزی درجہ دیں، کیونکہ صحت ہے یعنی جان ہے تو جہان ہے، ورنہ ہر چیز بے جان ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں جن امور پہ گفتگو ہوئی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر اگر اس طرح کے امراض سے بچنا ہے تو آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے، فضلات کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کرنے کے لیے مناسب طریقہ کار اختیار کرنا ہے، پانی کا استعمال، صاف، شفاف اور صحت مند پانی کا استعمال آپ نے مستقل طور پر رکھنا ہے۔ بار بار پولیو کے قطرے پلانا ضروری نہیں ہے، لیکن جتنی بار ضروری ہے اتنی بار ضرور پلائیں۔ اس معاملے کے لیے، اس مقصد کے لیے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ بھی اس کو مشن سمجھ کے کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو آج کے اس پروگرام میں ہے وہ یہ کہ چاروں معزز مہمانان گرامی نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے اس کام کے ذریعے، اپنے اس کاز کے ذریعے، اپنی جد و جہد کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ان پروگرامز کے ذریعے ہم اس بات کا عزم کریں کہ پاکستان کو پولیو فری پاکستان بنائیں۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔